हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में क्या जानेंगे? आज के वीडियो में हम लोग जनरल स्टडीज, ठीक है, जिसको आप लोग जीएस भी बोलते हैं, उसका देखिए ओरिजिनल पेपर जो एग्जामिनेशन में हुआ था ना, सेशन 18 से 21 का जब एग्जामिनेशन हुआ था, तो जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया था ना, वो सारा क्वेश्चन देखेंगे, जिससे आप लोग आइडिया लगा सके कि कैसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। और सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं देखेंगे, क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी देखेंगे, ताकि आप लोग के एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आए तो आप लोग आसानी से बना सके, ठीक है। इससे पहले देखिए, आज मैं आप लोगों को 2021 के क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एग्जामिनेशन के ओरिजिनल पेपर का सॉल्यूशन करवा रही हूँ। इससे पहले मैं आप लोगों को 2019 का करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, जीएस पार्ट 3 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना होगा और वहाँ से सारा पढ़ लीजिएगा। देखिए, आप लोग जीएस कितना भी पढ़ते हैं ना, फिर भी आप लोगों का जीएस कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। तो आप लोगों को ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, जो भी करना है ना जीएस में, वो मैं सब कर दूंगी आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मैं बेसिकली कर क्या रही हूँ ये बता देती हूँ। क्वेश्चन बैंक जो है ना, तो 2021 का क्वेश्चन था, तो मैं आप लोगों को अभी करवा रही हूँ। 2019 का पहले करवा दी। आप लोग सोच रहे होंगे 2020 का क्यों नहीं करवाई मैं, क्योंकि 2020 में एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव हुआ था, ठीक है। क्योंकि अगर बात क्वेश्चन बैंक में जब मैं क्वेश्चन देखी तो 2020 का नहीं था, इसलिए मैं नहीं करवाई। 19 के बाद देखेंगे 18 का अगर क्वेश्चन होगा तो 2018 का भी करवा देंगे, 17 का भी करवा देंगे। और अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं, टॉप 10 क्वेश्चन भी आ चुका है। तो अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट का टॉप 10 क्वेश्चन चाहिए तो आप लोग मुझे इंस्टा आईडी सुप्रिया एजुकेशन हब है, टेलीग्राम आईडी मेरा पर्सनल टेलीग्राम आईडी है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01, वहाँ पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो प्रोवाइड करवाती हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, लेकिन आप लोग किसी भी प्रकार का मुझसे पीडीएफ लेते हैं, जैसे टॉप 10 क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ हो गया, गेस्ट पेपर का पीडीएफ हो गया, ठीक है, कुछ भी अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके लेते हैं तो आप लोग को इसके लिए पे करना पड़ेगा, वो मैं पहले ही बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं 24 घंटा आप लोग के लिए अवेलेबल रहती हूँ, आप लोग जिस टाइम मैसेज कीजिएगा उस टाइम आप लोगों को रिप्लाई मिल जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो ग्रुप ए है, देखिए आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, दो ग्रुप में क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप ए और ग्रुप बी, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना होता है, बेसिकली हर एक ग्रुप में से कम दो क्वेश्चन को बनाना होता है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं कि एक ग्रुप से आप लोग कोई दो क्वेश्चन और एक ग्रुप से कोई तीन क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग इसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित तिथियां महत्वपूर्ण है क्यों? 1853 जो है ना, ये महत्वपूर्ण तिथि है। 1914 भी महत्वपूर्ण है, 1942 भी महत्वपूर्ण है, 1962 भी, 1971 भी क्यों है? देखिए 1853 में क्या हुआ था, हम लोगों को, मैं आप लोगों को बता देती हूँ पहले थोड़ा सा। 1853 में आप लोगों का भारत में रेल यात्रा की शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। 1942 में क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। और 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो चलिए यहाँ पे आप लोग के लिए मैं सॉल्यूशन भी रेडी की हूँ। और आप लोगों को पता होगा, हर एक कोई भी काम करने, सभी काम करने में तो मेहनत तो लगता ही है। तो चलिए देखिए क्या है, 1853 है। 1853 में क्या हुआ था, भारत में रेल का आरंभ हुआ था। 1914 में क्या हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था, ठीक है। फिर द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक, ठीक है। फिर हम लोग का क्या है, 1942 में क्या हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और आज़ाद हिंद फौज का गठन हुआ था। 1962 में क्या हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था। 1971 में क्या हुआ था, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। देखिए द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, इससे पहले भी हुआ था एक बार 1965 में, ठीक है। तो आप लोग ये याद रख लीजिए, पहला क्वेश्चन देख लिए। दूसरा क्वेश्चन क्या है, किन्हीं तीन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं दांडी मार्च पे पहले, ठीक है। तो देखिए 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित दांडी नामक गांव के लिए प्रस्थान किया। करीब 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर वह दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को समुद्र के जल में नमक बनाकर नमक कानून भंग किया। क्या हुआ था, सुनिए ध्यान से।
ध्यान से सुनिएगा ना तो फिर एग्जामिनेशन में लिख पाइएगा। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट जीएस के लैंग्वेज को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि वो हिंदी में लिखेंगे या इंग्लिश में लिखेंगे। बहुत सारे लोग का तो फाइनल रहता है उनको इंग्लिश में लिखना है, और बहुत सारे लोग का फाइनल रहता है हिंदी में लिखना रहता है। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट भी रहते हैं जो कन्फ्यूज रहते हैं। देखिए, जिनको इंग्लिश में भी लिखना है तो पहले तो समझना होगा ना हिंदी में आखिर बेसिकली हुआ क्या था, तभी तो उसको इंग्लिश में बना के वो लिख पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए जिनको इंग्लिश में लिखना है या फिर हिंदी में लिखना है, चाहे वो साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, तो उनको ये वीडियो देखना ही होगा। और आप लोग को देखिए, आप लोगों का मौलिक मतलब कि आप लोगों का एक कर्तव्य क्या बनता है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप लोग के जितने भी फ्रेंड्स हैं ना जो कि पार्ट 3 में, पार्ट 3 के कोई भी फ्रेंड हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी के लिए ये जीएस है। तो आप लोग एक बार सबको वीडियो को शेयर करके ज़रूर आइएगा। ठीक है, 2 मिनट वीडियो को पॉज करके शेयर करके आइए, तब तक मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए क्या हुआ था, 12 मार्च तारीख था। ठीक है, डेट क्या था, 12 मार्च, ईस्वी था 1930 को। अपने 78 अनुयायियों के साथ गांधी ने साबरमती आश्रम से गुजरात तट पर स्थित दांडी नामक गांव के लिए प्रस्थान किया। 12 तारीख को गांधी जी जो है वो साबरमती आश्रम से चले गुजरात तट पर स्थित दांडी नामक गांव के लिए। ठीक है, और वहां से चलने के बाद कम से वहां से जब वो साबरमती आश्रम से 385 किलोमीटर की दूरी पैदल मतलब कि चले थे, और उसके बाद दांडी पहुँचे थे। और कब पहुँचे थे, तो 6 अप्रैल को वो दांडी पहुँच गए थे। और वहाँ पे क्या किए, वो समुद्र के जल में नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। प्रोफेसर बिपिन चंद्र के अनुसार यह कार्यवाही भारतीय जनता द्वारा अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों के तहत रहने और इस प्रकार ब्रिटिश शासन के अधीन रहने से इनकार करने की प्रतीक थी। स्वयं गांधी जी ने कहा, भारत में ब्रिटिश शासन ने इस महान देश के नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विध्वंस किया है। मैं इस शासन को एक अभिशाप समझता हूँ। मैं सरकार की इस प्रणाली को नष्ट करने का पक्का इरादा रखता हूँ। राजद्रोह मेरा धर्म बन गया है। हमारी लड़ाई अहिंसक है। हमें किसी व्यक्ति को नहीं मारना है, मगर यह देखना हमारा धर्म है कि इस सरकार रूपी अभिशाप को मिटा दिया जाए। महात्मा गांधी के इस आयान की व्यापक प्रभाव पड़ा। देशव्यापी अवज्ञा और सत्याग्रह तेजी से फैल गया। इसका प्रसार सीमांत प्रदेश तक पहुंच गया, जहां खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी, ठीक है, सीमांत गांधी हम लोग बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को, ने खुदाई खिदमतगारों या लाल कुर्ती वाले दल का गठन कर आंदोलन को तेजी से फैलाया। विदेशी वस्त्रों और शराब की दुकानों पर धरने दिए गए, जिनमें महिलाओं ने बड़ी संख्याओं में भाग लिया। सरकार ने दमनात्मक कार्यवाही प्रारंभ की। निहत्थे लोगों पर लाठी गोली चलाई गई। गांधी सहित अनेक नेता एवं हजारों की संख्या में जनता गिरफ्तार की गई। कांग्रेस को गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया गया। सरकारी दमन चक्र के बावजूद आंदोलन दबाया नहीं जा सका। सरकार ने लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी बुलाई, लेकिन 1930 ईस्वी में बुलाई, लेकिन कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। इरविन ने परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए गांधी जी से समझौता का प्रयास किया। ठीक है, तो ये हम लोग का दांडी मार्च, दांडी यात्रा था। अब हम लोग क्या देखेंगे, सेकेंड पॉइंट जो है, विश्व व्यापार संगठन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए इसका भी देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, और देखिए नीचे तो है, आप लोगों को इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मुझसे इंग्लिश में क्वेश्चन मांग रहे थे टेलीग्राम पे। तो देखिए ये ब्रैकेट नीचे तो पूरा इंग्लिश में दिया ही हुआ है। ठीक है, यही है क्वेश्चन, और कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग का क्या है, विश्व व्यापार संगठन, तो 2 का बी है। 2 का बी क्या है, चलिए, नहीं ये थोड़ी है, ये तो सी था। विश्व व्यापार संगठन का नहीं लिए फोटो क्या, चलिए सही है। विश्व व्यापार संगठन क्या है, WTO, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना इसके पूर्ववर्ती गेट की उरुग्वे चक्र की लंबी वार्ता 1986 से 96 के परिणाम स्वरूप हुई। इसकी स्थापना के लिए उरुग्वे चक्र के समझौते पर मोरक्को के मराकस नगर में अप्रैल 1994 में गेट के सदस्य राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए थे। 1 जनवरी 1995 से इसकी विधिवत स्थापना हो गई। इसका मुख्यालय जिनेवा में है तथा वर्तमान सदस्य 137 है। देखिए आप लोगों को कुछ याद रहे या ना रहे, लेकिन इतना जरूर याद रहना चाहिए कि WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में है। और वर्तमान में इसकी संख्या 137 है। इस ज़्यादा जरूरी है कि आप लोग को इसका मुख्यालय पता रहना जिनेवा में है। ठीक है,
डब्ल्यूटीओ के कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद जनरल काउंसिल है, जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र एक अस्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः माह में एक बार जिनेवा मुख्यालय में होती है। डब्ल्यूटीओ के कार्य संचालन के लिए अनेक समितियां हैं, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण 2 समितियां हैं: विवाद निवारण समिति डीएसबी, व्यापार नीति समीक्षा टीआरपीबी। और क्या है, उपर्युक्त दोनों समितियों के अलावा डब्ल्यूटीओ की अन्य महत्वपूर्ण समितियां हैं: वस्तु व्यापार परिषद, सेवा व्यापार परिषद तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं पर परिषद। ठीक है, तो ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग का तीसरा पॉइंट क्या था? वैश्वीकरण। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन के शाब्दिक अर्थ विश्व व्यापारीकरण से है। भारत सरकार की नवीन आर्थिक नीतियों में एक नीति अर्थव्यवस्था के ग्लोबलाइजेशन की है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था का विश्व की अन्य अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ाव करना है। इसके अंतर्गत सभी वस्तुओं के आयात की विभिन्न चरणों में खुली छूट, सीमा शुल्क में कमी, विदेशी पूंजी के मुक्त प्रवाह की अनुमति, सेवा क्षेत्र विशेषकर बैंकिंग, बीमा तथा जहाजरानी क्षेत्रों में विदेशी पूंजी के निवेश की छूट तथा रुपयों को पूर्ण परिवर्तनीय करना इत्यादि व्ययों को समावेश किया गया है। यह उपाय एक बार में ही लागू किए जाने वाले उपाय नहीं है, बल्कि इन्हें विभिन्न चरणों में लागू किए जाने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये क्या था आप लोगों का? ग्लोबलाइजेशन, विश्वव्यापीकरण। फिर हम लोगों का देखिए, यहाँ से हम लोग का कंप्लीट होता है। पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। 3 ही क्वेश्चन करना था, तो 3 ही बताइए। ये 2 छोड़ दिए हम, सेक्युलर स्टेट और उच्च शिक्षा नीति, हायर एजुकेशन पॉलिसी। अब देखिए क्या है, भारतीय कृषि की स्थिति तथा समस्याओं की विवेचना करें। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कृषि का क्या हाल है, उनका क्या समस्या है। ठीक है, देखिए बस वीडियो को ध्यान से सुनिए। आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन देने जाने के दिन भी आराम से रास्ते में भी हेडफोन लगा के आराम से सुनते सुनते जा सकते हैं। ठीक है, और इसका पीडीएफ भी आप लोग मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ये जो पीडीएफ से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, ये सेम टू सेम पीडीएफ आप लोग बस आके बोलना होगा कि आप लोग या फिर ये वीडियो का लिंक ही मुझे भेजना होगा और बोलना होगा इस क्लास का पीडीएफ चाहिए। ठीक है, भारत में कृषि विकास की समस्याओं का विवेचना करें, इन समस्याओं का उचित निदान स्पष्ट करें, भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता कारणों का उल्लेख करें। भारत में कृषि विकास के पश्चात हरित क्रांति के प्रभाव के कारण इसमें विशेष सुधार आया है। तथापि आज हमारी कृषि उत्पादकता विश्व भर में सबसे नीची है। भारतीय कृषि के निम्न उत्पादकता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। 1901 से कृषि पर निर्भर जनसंख्या का अनुपात लगभग स्थिर 70% रहा है। अतः जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कृषि पर निरपेक्ष जनभार बढ़ता गया है। जनसंख्या के बढ़ते हुए दबाव ने कृषि जोतों को उपविभाजन एवं विखंडन, प्रति व्यक्ति भूक्षेत्र में गिरावट तथा कृषि व्यवसाय में अदृश्य बेरोजगारी को प्रेरित किया है। उत्साहविहीन ग्रामीण वातावरण। भारतीय कृषक अशिक्षित, अज्ञानी, भाग्यवादी तथा जाति एवं संयुक्त परिवार प्रणाली जैसे काल्पनिक विचारों से बंधे हुए हैं। रूढ़िवादिता के कारण वे खेतों की प्राचीन पद्धति से पूर्णतः संतुष्ट है। आर्थिक प्रगति का विचार उन्हें विचलित नहीं कर पाया है। जोतों का अनार्थिक अधिक आकार। भारत में जोत का औसत आकार 1.68 हेक्टेयर है। न केवल कृषि जोतों लघु आकार वाली है, अपितु वे विखंडित भी है। अनार्थिक आकार की जोतों में समय और श्रम की बर्बादी, सिंचाई की सुविधाओं के समुचित उपयोग में कठिनाई, किसानों में झगड़े फसाद और मुकदमेबाजी को बढ़ावा दिया है। इन जोतों पर सुधरे हुए औजारों, बीजों आदि के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक खेती संभव नहीं है। फिर हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भूस्वामित्व का प्रतिरूप। देखिए आप लोग को बस पॉइंट याद रखना है। कौन कौन पॉइंट है? सबसे पहला था कृषि भूमि पर जनसंख्या का अधिक भार। ठीक है, कृषि भूमि पर क्या हुआ? जनसंख्या के बढ़ने की वजह से हुआ। फिर क्या हुआ? उत्साहविहीन ग्रामीण वातावरण। फिर क्या हुआ? जोतों का अनार्थिक आकार। फिर क्या है? भूस्वामित्व का प्रतिरूप। यद्यपि जमींदारी एवं जागीरदारी प्रथाओं का उन्मूलन हो चुका है तथा विभिन्न राज्यों में काश्तकारी कानून लागू हो चुके हैं, तथापि काश्तकारों और बटाईदारों की स्थिति आज भी संतोषप्रद नहीं है। उन्हें ऊंचा लगान चुकाना पड़ता है, उन्हें कास्ट की सुरक्षा प्राप्त नहीं है। इन परिस्थितियों में उनसे उत्पादकता बढ़ाने की आशा रखना व्यर्थ है।
घटिया उत्पाद तकनीक। अधिकांश किसान पुरानी और अकुशल उत्पादन तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं। आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग गिने चुने बड़े किसान ही करते हैं। गोबर की खाद और हरी खाद का प्रयोग बहुत कम क्षेत्र पर किया जाता है। रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तो और भी अपर्याप्त है। किसानों के पास साधन इतने कम हैं कि वे आधुनिक यंत्रों और उत्पादन विधियों का प्रयोग कराने में असमर्थ हैं। फिर क्या है, सिंचाई की सुविधाएं। देश के अधिकांश कृषक जल वर्षा पर आश्रित है। कृत्रिम सिंचाई की सुविधाएं थोड़े से कृषकों के पास ही उपलब्ध है। सिंचाई सुविधाओं की अपर्याप्तता के कारण अधिकांश कृषि क्षेत्र वर्ष भर में एक ही फसल उगाई जाती है तथा मानसून की विफलता कृषि उत्पादन को पर्याप्त सीमा तक प्रभावित करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, भारतीय कृषि विकास की समस्याओं का निदान तथा भारतीय कृषि की उत्पादकता में वृद्धि हेतु निम्न उपाय किए जा सकते हैं। इसी का है, ठीक है, मतलब कि इसी क्वेश्चन का है, इसका कैसे इस समस्याओं को दूर किया जा सकता है वो है, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या था जब हम लोगों का समस्या आया था, वो जनसंख्या अधिक बढ़ गया था वो, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र पर जनसंख्या का भार घटाना है, ठीक है। तो दस्तकारियों, कुटीर तथा कृषि आधारित उद्योगों के विकास द्वारा कृषि भूमि पर जनसंख्या का दबाव घटाया जा सकता है। कृषि से संबंधित क्रियाओं का विकास भी कृषि क्षेत्र की उत्पादकता वृद्धि में सहायक होगा। ग्रामीण वातावरण को उत्साहवर्धक बनाना, शिक्षा का प्रसार, ग्रामीण समाज में प्रचलित अंधविश्वास, भाग्यवादिता तथा कालातीत संस्थाओं को नष्ट करके प्रगतिशील विचारों तथा संस्थाओं को जन्म देने में सहायक होगा। जब तक पिछड़ेपन और गतिहीनता को पोषण प्रदान करने वाले ग्रामीण वातावरण को बदला नहीं जाएगा, तब तक कृषि की प्रगति संभव नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ये देखें, और मैं अगर बता देती हूँ, अगर आप लोग बोर हो रहे हैं ना आज की क्लास से, तो इसका पीडीएफ आप लोग आके मुझसे टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके ले लीजिए, ठीक है। काश्तकारी सुधार, उचित लगान के निर्धारण, काश्त की सुरक्षा और स्वामित्व अधिकार के प्रतिपादन द्वारा काश्तकारों और बटाईदारों को कृषि उत्पादकता बढ़ाने की प्रेरणा दी जा सकती है। चकबंदी और सहकारी खेत। चकबंदी विखंडित जोतों की समस्या से छुटकारा दिलाने का एकमात्र उपाय है, अतः देश में चकबंदी का कार्य शीघ्रता से पूरा कर लेना चाहिए। सहकारी खेती अनार्थिक जोतों की हानियों से छुटकारा दिला सकती है। उत्पादन की नई तकनीक को प्रोत्साहन। छोटे और सीमांत कृषकों को नई तकनीक अपनाने के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़े हुए उत्पादन का अधिकांश भाग इन्हीं से प्राप्त होता है। भूमि की उर्वरता बढ़ाना आवश्यक है। उत्पादकता में 10 से 20% तक वृद्धि उन्नत बीजों के प्रयोग द्वारा संभव है, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा ऊपर क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रुप ए आज कर रहे हैं, फिर ग्रुप बी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। और चलिए, प्रजातंत्र क्या है, प्रजातंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रजातंत्र। प्रजातंत्र क्या है, अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी, ठीक है। प्रजातंत्र का इंग्लिश क्या होता है, डेमोक्रेसी। तो अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी दो यूनानी शब्द डेमोस और क्रेसी से लिया गया, ठीक है। डेमोस तथा क्रेसी। डेमोस मतलब होता है जनता और क्रेसी मतलब होता है शासन। तो सीधा सीधा मतलब चल रहा, मतलब पता चल रहा है डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है, जनता, जनता का शासन। तो हिंदी में इसके लिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र या जनतंत्र का प्रयोग किया जाता है। प्रजातंत्र के भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषा दी है। प्रसिद्ध ग्रीक लेखक हेरोडोटस के अनुसार लोकतंत्र उस शासन का नाम है जिसमें राज्य की सर्वोच्च सत्ता संपूर्ण जनता में निवास करती है। प्रजातंत्र की यह सबसे अच्छी परिभाषा मानी जाती है। बाद में विद्वानों ने कुछ शब्दों के उलटफेर के साथ इसको स्वीकार किया है। ऑस्टिन के विचार में क्या है, प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें शासन की अंतिम शक्ति जनता के अधिकांश भागों को प्राप्त होती है। डायसी ने भी लगभग इन्हीं शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा की है। उनके अनुसार डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्निंग बॉडी इज कंपैरेटिवली ए लार्ज फ्रैक्शन ऑफ द एंटायर नेशन। प्रजातंत्र शासन के गुण क्या है, मेरिट क्या है इसका, ठीक है। तो पहला पॉइंट है समानता के सिद्धांत पर आधारभूत शासन। प्रजातंत्र शासन ही एकमात्र वह शासन है जहां समानता के सिद्धांत का फलन किया जाता है। प्रजातंत्र में विशेष अधिकारों एवं उपाधियों के लिए स्थान नहीं होता है। इस शासन में जाति, धर्म, मूलवंश, संपत्ति, रंग भेद के आधार पर नागरिकों को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाता। प्रत्येक व्यक्ति को एक ही मत देने का अधिकार होता है। लॉवेल के शब्दों में, प्रजातंत्र में किसी को भी यह शिकायत नहीं होती कि उसकी सुनवाई नहीं हुई। दूसरा पॉइंट क्या है, स्वतंत्रता का पोषक। प्रजातंत्र शासन में अन्य सब
शासनों की अपेक्षा स्वतंत्रता सबसे अधिक सुरक्षित रहती है। जिस व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उपयोग मनुष्य इस शासन प्रणाली में करता है, वो अन्यंत्र दुर्लभ है। विचार, भाषा एवं सम्मेलन की जो स्वतंत्रता प्रजातंत्र शासन में संभव हो सकती है, वह किसी दूसरी शासन प्रणाली में सर्वथा असंभव है। प्रजातंत्र में नागरिकों को अपने शासक की आलोचना करने और मताधिकार द्वारा उसको पदच्युत कर देने का अधिकार होता है। इस प्रणाली में नागरिक की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं होता। प्रजातंत्र में शासक और शासित में भेद नहीं होता, अतः इसमें स्वामी और दास का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। लोकमत पर आधारित प्रजातंत्र शासन लोकमत पर आधारित होता है। शासन में सामान्य इच्छा परिलक्षित होती है, जिसमें व्यक्ति की सदिच्छा सम्मिलित होती है। प्रजातंत्र ही एकमात्र ऐसा शासन है जो शासितों की इच्छा एवं स्वीकृति पर चलता है। स्वतंत्र निर्वाचन में नागरिक एक मनुष्य का मत के आधार पर अपने प्रतिनिधियों को निर्वाचन करते हैं, जो नागरिकों की इच्छा के अनुसार कानून पास करते हैं। निस्संदेह प्रजातंत्र शासन के महत्व इस बात में है कि यह ऐसे साधन जुटाता है जिससे जनता की इच्छा के अनुभव या ज्ञात किया जा सके या उसी के अनुसार शासन का संचालन किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अधिक से अधिक मनुष्य का हित साधना। प्रजातंत्र शासन की चिंता जितना जितना व्यावहारिक उपयोगिता है, उतनी उसकी सैद्धांतिक सुंदरता भी है। प्रजातंत्र में बिना किसी भेदभाव के समाज के कल्याण का प्रयत्न किया जाता है, जबकि अन्य शासन में वर्ग विशेष को ही चिंतन होता है। प्रजातंत्र में लोक कल्याण की भावना होती है। जेएस मिल के अनुसार यह प्रशासन प्रणाली सर्वोत्तम है, क्योंकि व्यक्ति के अधिकार और हित केवल उस समय ही सबसे अधिक सुरक्षित रह सकते हैं जब वह स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए खड़ा हो सकता है। प्रजातंत्र शासन व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रदान करके व्यक्ति को अपने अधिकारों और हितों की स्वयं रक्षा करने के योग्य बनाता है। अधिक से अधिक मनुष्य को अधिक से अधिक हित का आदर्श प्रजातंत्र में ही संभव हो सकता है। फिर हम लोगों का 5, 6, 7, अच्छा चलिए थोड़ा सा खत्म कर लेते हैं। व्यक्तिगत के विकास का सुंदर साधन। प्रजातंत्र शासन का शैक्षणिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसमें स्वतंत्रता और समानता के आधार पर व्यक्तिगत की गरिमा एवं सम्मान का ही पाठ नहीं पढ़ाया जाता, वरन मनुष्य जब प्रत्यक्ष रूप से शासन संबंधी कार्यों में भाग लेता है तो उसकी मानसिक शक्तियों का विकास होता है और उसका दृष्टिकोण विशाल हो जाता है। वह स्वयं को कुपमंडूकता से बाहर निकालकर सामाजिक समस्याओं पर लोक कल्याण के दृष्टिकोण से विचार करना सीखता है। उसमें सहयोग, समझौता, सहिष्णुता, सहानुभूति, त्याग आदि गुणों का प्रादुर्भाव होता है। वह सामूहिक हित के लिए स्वार्थ को बलिदान करना सिखाता है। इस प्रकार प्रजातंत्र स्वस्थ नागरिकता का सुंदर प्रशिक्षण प्रदान करता है। व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का जितना अवसर इस शासन प्रणाली में उपलब्ध होता है, वैसा अन्यत्र नहीं। राज विप्लव का विरोध। प्रजातंत्र शासन चूंकि प्रजा का ही शासन होता है और प्रजा द्वारा प्रजा के हित के लिए संचालित होता है, अतः स्वाभाविक रूप से प्रजा को अपने राज्य और शासन के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति होती है। जब प्रजा ही स्वयं शासक एवं और शासन उनके हित संपादन के लिए चलाया जाता है, तो फिर कौन और क्यों या किसके लिए विप्लव करे? ऐतिहासिक अनुभव के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रजातंत्र शासन में राज्य क्रांति की सबसे कम अथवा शून्य के समान आशंका रहती है, कारण कि प्रजातंत्र में आत्मशोधन का गुण है। यदि सार्वजनिक आलोचना के आधार पर शासन को यह ज्ञात हो जाता है कि उसकी अमुक नीति लोकप्रिय नहीं है, तो शासन उसको त्याग देता है। सामर्थ्यपूर्ण शासन। गार्नर के अनुसार शासन के अन्य प्रकार की अपेक्षा जनतंत्रवाद शासन की सुचारुता और क्षमता की अधिक गारंटी करता है, क्योंकि सार्वजनिक निर्वाचन द्वारा सार्वजनिक उत्तरदायित्व को मान्यता प्रदान की जाती है। फिर हम लोग का लास्ट पॉइंट क्या है? हरित क्रांति है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग क्या कर रहे थे? अभी जीएस का कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग 1, 2, 3, 4 कर लिए, 5 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ग्रुप बी के तरफ मूव करेंगे। ठीक है, ग्रुप बी हम लोग नेक्स्ट आगे करेंगे। चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ना थोड़ा सा हरित क्रांति क्या है। थक चुके हैं लेकिन फिर भी। हरित क्रांति कृषि के विकास के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण कदम है। कृषि के क्षेत्र में फैली असमानताओं का समाधान करने तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि की नई विकास नीति अपनाई गई। इस नीति का आधार अधिक उपजाऊ किस्म के बीज
उत्तम रासायनिक खाद तथा गहन सिंचाई है। इसे ही हरित क्रांति कहा जाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी के अनुसार हरित क्रांति का मतलब यह नहीं कि खेतों की मेड़बंदी करवाकर फावड़े व गाड़ी की गिरती हल बखर इत्यादि अन्य उपयोगी कृषि के साधन प्राप्त करके कृषि की जाए, वरन इन साधनों का प्रयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। हरित क्रांति के कारण हरित क्रांति लाने में अनेक बातों का हाथ है। उनमें निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है। उत्तम किस्म के बीज। हरित क्रांति का महत्वपूर्ण कारण अद्भुत किस्म के बीजों का प्रयोग है। इन बीजों में गेहूं के सरबती, सोनारा, कल्याण, सोना, छोटी नरमा तथा हीरा और धान के पद्मा, कृष्णा और बीआर तथा ताइचुंग इत्यादि उल्लेखनीय हैं। दूसरा, खाद का प्रयोग। हरित क्रांति लाने में रासायनिक खाद का काफ़ी महत्व है। हाल में खादों के प्रयोग में काफ़ी वृद्धि हुई है। 1978 से 79 में 48 लाख टन खादों की खपत हुई तथा 1983 से 84 में 80 लाख टन खादों का प्रयोग होने का अनुमान था। सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार। हरित क्रांति लाने में उत्तम बीज तथा रासायनिक खादों का ही महत्व नहीं, बल्कि सिंचाई की सुविधा का विस्तार करना भी आवश्यक है। हरित क्रांति का यह महत्वपूर्ण कारण है। फिर हम लोग का पौधा संरक्षण। हरित क्रांति में इसका काफ़ी योगदान है। इसके अंतर्गत फसलों पर दवा छिड़कने का प्रयोग किया जाता है। 1979 से 80 में केंद्र द्वारा एक योजना चालू की गई। इस योजना का उद्देश्य संबंधित रोगों तथा कीटों की उन्मूलन करना था। आधुनिक यंत्रों का प्रयोग। आधुनिक यंत्र हरित क्रांति का महत्वपूर्ण कारण है। इन यंत्रों के प्रयोग द्वारा उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। इन यंत्रों में ट्रैक्टर, बुलडोजर, थ्रेसर इत्यादि आते हैं। इन्होंने कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा किस्म के सुधारों में काफ़ी योगदान दिया है। बहुफसल कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक वर्ष के अंतर्गत भूमि के एक निश्चित टुकड़े पर उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग द्वारा साल में 2-3 फसलों को उगाना है। भू संरक्षण। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मिट्टी के कटाव को रोकना तथा बंजर जमीन को कृषि योग्य बनाना है। इसके अंतर्गत भूमि समतल कर मेड़ बनाना, सीढ़ीदार खेत बनाना, नाले बंद करना तथा घास वाली जमीन के विकास करना इत्यादि उपाय शामिल है। कृषि साख की सुविधाएं। तो साख कृषि उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान काल में साख की सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार द्वारा काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विभिन्न साख संस्थाएं कम ब्याज की दर पर कृषि के विकास के लिए किसानों को साख प्रदान करती है। इन संस्थाओं के व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक, सहकारी साख संस्थाएं तथा कृषि पुनर्निर्मित निगम इत्यादि प्रमुख है। इससे कृषि उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। तो चलिए हम लोगों का वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को इस क्लास का PDF चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे कांटेक्ट कीजिए @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 पे, या टॉप 10 क्वेश्चन मुझसे परचेज करना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, खासकर साइंस का, तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरा टेलीग्राम ID है @सुप्रिया एजुकेशन हब 01 और मेरा इंस्टा ID है सुप्रिया एजुकेशन हब। ओके, थैंक यू, बाय।